माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूजा चौधरी जी, विधायक, युवा संवाद में भाग लेने वाले प्रतिभागी तथा आयोजक, प्रेस के साथी व विधानसभा के कर्मचारी व ऑफिसर्स, उपस्थित पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप बैठे हैं इस छत के नीचे दो स्टेट्स की विधानसभाएं काम करती हैं, एक पंजाब, एक हरियाणा विधानसभा। और सबसे बड़ी बात, विशेष बात यह है कि इस सिटी ब्यूटीफुल के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं, वहाँ पर आप ली कार्बूजर की बनाई इस कृति में बैठे हुए हैं। ये सदन हरियाणा विधानसभा का गौरवान्वित सदन है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं संविधान के प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स के बारे में तथा विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में संक्षिप्त में, क्योंकि मुझे 10 मिनट मिले हैं, हो सकता है कि 10-12 मिनट मुझे लग जाएं। संविधान है क्या? मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि यह एक सुप्रीम लॉ ऑफ द नेशन है, जिसके अंदर नेशन के और वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के काम किए जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अंदर बने हुए लॉ के मुताबिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, यह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एक मशीन की तरह काम करने वाला निर्जीव वस्तु है, जिसका जीवन मिलता है हम सब से, उनसे जो इस संविधान को चलाते हैं, अर्थात वर्तमान पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ी से और आप लोगों से। आप लोग ही वो सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे, इन्हीं में से निकलेंगे जो इस संविधान को चलाएंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्टली हर एक, जितने भी हमारे 130-140 करोड़ व्यक्ति हैं, सभी का ड्यूटी है इस संविधान को चलाने के लिए, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हों, फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हों या फंडामेंटल राइट्स में आते हों। तो इस सब की ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने सुना होगा कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जिसके मेंबर ओरिजिनली थे 389, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के थे 93 और प्रोविंसेस के थे 292, चीफ कमिश्नर्स के असेंबली के थे प्रोविंसेस के 4। पार्टिसिपेशन के बाद इसके रह गए थे 323, जिसमें 235 प्रोविंसेस के थे और इंडियन स्टेट, प्रिंसली स्टेट्स के थे 72। 16 मेंबर्स हैदराबाद के, कभी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं की थी। फर्स्ट चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विषय है। जब विधानसभा बनाने के लिए 9 दिसंबर को हमारे संविधान निर्माता बैठे तो उस टाइम सीटें खाली पड़ी हुई थीं। देख के सबको बड़ा अफसोस हुआ कि हम किस तरह संविधान बनाएंगे। तब उन्होंने देखा कि हमारे सामने 3 डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा थी कि ब्रिटिश हमारा साथ नहीं दे रहे थे, मुस्लिम लीग हमारी संविधान सभा में आ नहीं रही थी। तो इसके लिए उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का काम करके इस संविधान को बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 141 दिन लिए और 28 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर 4 नवंबर 1948 को पहली बैठक से इसको कंसीडर करना शुरू किया। और सबसे विशेष बात यह है कि जो ड्राफ्ट बनाया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, उसको 8 महीने तक जनता के सामने रखा गया था। जनता ने उसके ऊपर विचार करके हजारों की तादाद में उस पर सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म आए, जिनको हमारी संविधान सभा ने कंसीडर किया और उनको मीट आउट किया और सेटिस्फाई किया। इस तरह जब संविधान बना तो हमारे 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, जो आज 395 और 12 हैं। इस पर एक्सपेंडिचर हुआ था 1 करोड़ रुपए का, हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिया था
लेकिन वो हमें बहुत शॉर्ट पड़ गया था। और आपके नोटिस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जब ये 1 करोड़ रुपए हमारी संविधान सभा के लिए कम पड़ गया, तो हमारे सदस्यों ने अपने भत्ते काट कर उस पर काम चलाकर 96 लैक्स और समथिंग में अपना संविधान बनाया, तब ये काम पूरा किया। अब ये काम बनाने का जब डिफिकल्टी ये 4 उनके सामने थी, तो उन्होंने सोचा कि काम तब चलेगा जब हम दुनिया को, देश को और जनता को ये बताएंगे कि हिंदुस्तान वाले हम क्या कर सकते हैं और क्या करने जाने वाले हैं। तब उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन के सभा में रखा। नेहरू जी ने पेश किया कि हमें सबसे पहले इसको एडॉप्ट करके बताना है कि हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये उन्होंने काफ़ी लंबी बहस के बाद यूनानिमसली एडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 को। इसके एडॉप्ट करने के बाद में सभी राजाओं को, मुस्लिम लीग को और दुनिया को ये समझ आ गया कि हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं और क्या इनके अच्छे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरह ये प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे कि 17 अक्टूबर 1949 को हमारे निर्माताओं को, हमारे देश को, हमारी जनता को सोचना पड़ा कि अब हमको इनको प्रियम्बल के रूप में लेना पड़ेगा और 17 अक्टूबर 1949 को इसको प्रियम्बल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। प्रियम्बल ये वो चीज़ है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक गाइडिंग प्रिंसिपल इसी वजह से कहा जा सकता है, और ये एक पार्ट है इसका, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, ऐड किया जा सकता है। तो प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर है और मेन पार्ट है और गाइडिंग हमारा एक सब्जेक्ट है। इंडिपेंडेंस कैसे आई थी? बड़ी कमाल की बात है। जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ोगे, रात को 14 अगस्त 1947 को जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सत्ता हासिल करने के लिए बैठी 11 बजे, क्योंकि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो कुछ ऐसे विचारों के थे, उन्होंने सोचा कि हम 14 तारीख को सत्ता हासिल नहीं करेंगे, 15 को करेंगे। 15 तारीख को 12.01 आवर्स पर, यानी कि 12 बजे के इमीडिएटली बाद उन्होंने सत्ता हासिल की और 11 बजे बैठे। 11 बजे से 12 बजे तक का 1 घंटे का टाइम उनका ऐसे कटा कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने लड़ाई की थी। और जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हर मेंबरों की निगाह घड़ी पर टिकी हुई थी कि कब 12 बजेंगे और कब हम सत्ता हासिल करेंगे। और वो टाइम 1 घंटे का ऐसे पास हुआ जैसे सदियों पूरा ना हो। और कितने खुश हो रहे थे वो लोग, ये कह रहे थे कि आज हमारे पूर्वज ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारे बच्चों ने क्या अच्छा काम किया है कि आज हमारा देश आज़ाद कर दिया हमारी एब्सेंस में, जो हम लड़ते हुए उनके लिए छोड़ के गए थे। तो साथियों, उस टाइम सिर्फ 4 आदमियों ने बैठते हुए टाइम निकाला 1 घंटे का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चौधरी खलीकुज्जामान जी और श्री राधाकृष्ण जी। ये बोले, और ताज्जुब की बात यह है, हर 10 मिनट में अलर्ट करते रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदस्यों अब 10 मिनट रह गए हैं, सदस्यों अब 5 मिनट रह गए हैं, अब 2 मिनट रह गए हैं। बड़ी उनकी एंग्जाइटी बढ़ी हुई थी और कह रहे थे हम यहाँ पर सत्ता हासिल कर रहे हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया, देश जागा हुआ है। उधर ये भी कह रहे थे कि जितना हमें खुशी हो रही है उतना हमें दुख है कि बॉर्डर पर कुछ घटनाएं घट रही हैं, तो उसका भी हमें दुख है, लेकिन सत्ता हासिल करनी है। 12 बजे 12 बजे की जैसी घंटी बजी, खड़े होते ही एक साथ तालियों से सदन गूंज उठा। गूंजने के बाद में सबसे पहले उन्होंने शपथ ग्रहण की कि हमको देश को कैसे चलाना है। सबने सत्ता हासिल करते ही शपथ ली, प्लेज लिया। उसके बाद रेजोल्यूशन पास किया गया कि आज हम देश के नागरिक, देश की बिहाफ पर हम सत्ता हासिल करते हैं भारत की, अपने आदमियों के लिए। उन्होंने सत्ता हासिल की और तभी तालियों से फिर
हाउस गूंज उठा। उसके बाद उन्होंने दूसरा रेजोल्यूशन पास किया कि आज हम गवर्नर जनरल बनाने जा रहे हैं। जो वाइस चांसलर थे उनको उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया। और तीसरा रेजोल्यूशन पास किया कि जो ये 2 रेजोल्यूशन पास हमने किए हैं इनको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जाके अभी तुरंत वाइस चांसलर को बताएं और उनको कहें कि हमने देश की सत्ता हासिल कर ली है। और आज से 15 तारीख हो चुकी थी, आज से वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल हिंदुस्तान के होंगे, वाइसराय नहीं होंगे। तो इस तरह बड़े ही एक ऐसे स्वभाव में कि खुशी भी थी, आंसू भी थे खुशी के, और ये सोचे थे कि क्या आज हमारे पूर्वज देख रहे होंगे, जनता देख रही होगी। इस तरह हमने उस दिन सत्ता हासिल की थी। साथियों, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इस तरह हमारे आगे बनाना काम करना शुरू कर दिया और बढ़ चले। ये सोचकर जब ये समस्या आ रही थी, मैं एक और आपको बात बताता हूँ सीक्रेट। जब सब हताश हुए बैठे थे तो बोले हम ऐसे करे कराए यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें जो भी विधानसभा, हमें जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली मिली है, चाहे हमारी पसंद की या नापसंद की, हमने बनानी है। क्यों कि जब 1779 में फ्रांस आज़ाद हुआ था, उस टाइम फ्रांस को किंग ने उनको संविधान बनाने के लिए जगह देने के लिए मना कर दिया था। वो फिर कोर्ट ऑफ टेनिस, आप लोगों ने सुना होगा फ्रांस का कोर्ट ऑफ टेनिस, आजकल जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। वही कोर्ट ऑफ टेनिस जहाँ टेनिस खेली जाती थी, वहाँ फ्रांसीसियों ने बैठ के बाहर फील्ड में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और हमारे फाउंडर फादर्स बोले अगर हमें यहाँ नहीं भी बैठा जाएगा, पैसा भी नहीं होगा, तो हम उनकी तरह संविधान बनाएंगे, टाइम पर संविधान बनाएंगे, अपने आप को रिपब्लिक करेंगे और जल्दी से जल्दी दुनिया को दिखा देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने ये काम किया था, तब हमने ये संविधान बनाया। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि संविधान में आज जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ने किए थे 243 एंड 13 आर्टिकल्स कंसीडर किए थे। उन्होंने प्रपोज किए थे 315 और 8 आर्टिकल। जब ड्राफ्टिंग कमेटी के ये किए कंसीडर तो फाइनली हुए 395 एंड 8 शेड्यूल्स, और आज हैं 395 एंड 12 शेड्यूल्स। इसमें अमेंडमेंट आज तक आ चुके हैं 106, 106। इसी वजह से हमारा संविधान लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि ये चलता हुआ संविधान है। और वो ये कह गए थे कि हम ऐसा संविधान बना के जा रहे हैं जो हम भावी पीढ़ी पर थोप कर नहीं जा रहे। उस टाइम जो भी भावी पीढ़ी की आवश्यकता होगी, जो भी समाज चाहेगा, जो भी हालात पैदा होंगे और उनके हिसाब से कोई हमें अमेंडमेंट करना होगा, तो हमारी जनता उस हिसाब से, हमारे भावी पीढ़ी उस हिसाब से, संविधान संचालक उस हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं। इस तरह वो इसकी हमारी बड़ी क्वालिटीज, फीचर्स, प्रिंसिपल्स थे। जो प्रिंसिपल्स थे उसके सोवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ये थे। रिपब्लिक के बारे में आप जानते हैं कि हमारा देश रिपब्लिक हो गया था 26 जनवरी 1950 को। जबकि और वो क्या था कि वो हमारे फाउंडिंग फादर, संविधान निर्माता ने जितनी मेहनत की थी रात और दिन, उससे वो 26 जनवरी 1950 को अपने आप को रिपब्लिक कर पाए। जबकि पाकिस्तान 1957 में रिपब्लिक हुआ था। आपने शायद आप पढ़ोगे, मैं जब एक बार पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि हमारी एक 26 जनवरी को परेड पर जो वीवीआईपी थे, जो आते हैं 26 विदेशी, तो उसमें पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी पर हमारी इन्वाइटी, तो मैं ताज्जुब कर गया कि पाकिस्तान के कैसे हुए। तो तब उसमें देखा कि जब वो अंडर डोमिनियन था, जो गवर्नर जनरल थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, तो वो 1957 में हुआ, हम 1950 में हो गए। ये हमारी मेहनत का काम था। तो साथियों, ये आज जो वो हमको छोड़ के गए हैं भावी पीढ़ी को, आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप संविधान को कैसे चलाएंगे। आप भूल जाइए, उनको कह गए थे कि हम जनता के और राष्ट्र हित को अपने हितों से ऊपर रखेंगे, तब हम देश को और समाज को अच्छा सुशासन दे सकते हैं, देश को अच्छी तरह चला सकते हैं। इसके फीचर्स जो थे
वो एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स हैं इसके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप जानते होंगे, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी है डिटेल में। जब ये फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे थे तो वहाँ कुछ मेंबर्स ने कहा था कि डॉक्टर साहब फंडामेंटल राइट्स तो आप दे रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों नहीं देते। कितना कमाल का जवाब उन्होंने दिया था। कहते हैं कि हमारे देश के लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी हैं, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ करना जानते हैं। इस वजह से हमें संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद होने के बाद में आगे बढ़ता रहा, 1970s के आसपास के हमारे देश में कुछ ऐसी पावर्स खड़ी होने लगी, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, कि उनको मजबूर होना पड़ा कि सब फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देनी पड़ी। और 1978 के पास ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर हमें संविधान ड्यूटीज़ देने के लिए बाध्य करना पड़ा काम करने के लिए। अगर हम उनके सोचे हुए रास्ते पर चलते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इसका फीचर्स है, यूनिटरी एक पावर्स। जब कोई देश पर जरूरत पड़ती है, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होती है, तो सत्ता हासिल सेंटर के पास हो जाती है। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जनता के लिए काम करने के लिए सरकार की ड्यूटी दी हुई है, जिनको आप लोग पढ़ते होंगे। कोसी जुडिशल, कोसी फेडरल है हमारा, कि ये फेडरल भी है, यूनिटी भी है और कोसी भी है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों तरह का है। वो खुद कह गए थे, जैसे मैंने पहले बताया था, कि जैसे हमारे संविधान के संचालक चाहेंगे वैसे ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और ये कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 368 में 3 तरह के अमेंडमेंट दिए हुए हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से, एक 2/3 मेजोरिटी से, एक 2/3 प्लस रेटिफिकेशन, जो स्टेट करती हैं एटलीस्ट 60% ऑफ स्टेट, दैट इज रिजिड। तो ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। अभी मेरा कोई साथी कह रहा था, इसी के बारे में पूछूंगा आपसे, तो इसका मतलब ये ही है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये एक हमारा इसका फीचर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये एक बेसिक स्टेज भी है। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम को, हमारी लेजिस्लेचर को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। 1 सिटीजन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद इसको जोड़ नहीं पाएंगे। आप देखिए, चाहे राष्ट्रपति जी हों, चाहे एक छोटे से छोटा आदमी हो, सबकी एक वोट होगी, एक सिटीजन होगी और एक उसकी वैल्यू होगी, कोई फर्क नहीं होगा वैल्यू। ये इसके फीचर्स हैं। मैसेजेस ऑफ फाउंडिंग फादर्स में लास्ट में आता हूँ कि हमारे संविधान निर्माता कह गए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह गए थे 26 नवंबर 1950 को जब ख़त्म कर रहे थे अपने कंक्लूडिंग एड्रेस को, वो कह गए थे कि आज हम, उस टाइम कह गए थे वो, देखिए 49 में, आज 2026 में, तब कह गए थे कि आज हम उन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आज हमारे सामने ऐसी डिफ़िकल्टी हैं कि जो उस टाइम नहीं थी जब हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, देश की आज़ादी के लड़ रहे थे, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आज हमारे सामने। तो आज कितनी होंगी, हमें ये चीज़ सोच के चलनी है। हमने अपना भविष्य बनाना है, आप लोग बैठे हैं, लेकिन इसके साथ देश को हमने सर्वोपरि बनाना है। इसके साथ डॉक्टर अंबेडकर कह गए थे हमारे बारे में, आप लोगों के बारे में जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि ये इंस्टीट्यूशंस जनता की, सिटीजन्स की बेनिफिट्स के लिए काम करने वाले हैं। और उनके काम करने वाले कौन होंगे? लेजिस्लेचर में आती हैं ये सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं, मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर 2 प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। एक तो ये जहाँ आप बैठे हैं हाउस, दूसरा वो हाउस की कमेटीज़। हाउस के पास कम होता है, यहाँ कम से काम करते हैं। कमेटीज़ में ज़्यादा काम होता है, कमेटीज़ में ज़्यादा समय होता है, वहाँ काम करते हैं। कमेटीज़ में पूरे वर्ष काम करते रहते हैं, वहाँ भाईचारा होता है एक मेंबर में। मैं जो देसी भाषा में बोल रहा हूँ, आपस में पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमारी कमेटियों में काम होते हैं। सारी सरकार के डिपार्टमेंट, सारी सरकार के बजट को कंट्रोल करने के लिए ये 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। और ज़्यादा होती है कमेटी। यहाँ डिवाइसेस होते हैं, वहाँ कमेटीज़ होती हैं जो अपने उस पर काम करते हैं। और इन सब के काम करने के लिए क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स, ये आप याद रखिए।
कि जब हम काम करेंगे, आप सोचेंगे, आपको टाइम मिलेगा, आप छोटे बड़े पदों पर जाएंगे। उसके होते हैं ये फाइनेंशियल मैटर्स के प्रिंसिपल्स हैं जो बड़े हमें देसी शब्द लगते हैं कि ताते पांव पसारिए जाति लांबी सौर, संत कबीर के। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जितनी लंबी सौर है, चादर है, उतनी पैर पसारिए। यानी कि सरकार उतना पैसा खर्च करेगी, देखेगी कि हमारे पास इतना पैसा है, उतना ही एलोकेट करेगी। इसका मतलब सरकारी धन को उसी सजगता से, उसी होशियारी से खर्च करें जैसे वो अपने धन को खर्च कर रहे हैं। नंबर तीसरा है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में, रिपब्लिक में, सरकार एक मैनेजर की तरह है। वो जनता का धन है, जनता के धन का सरकार मैनेजर है। सिर्फ मैनेजर मात्र, इससे ज़्यादा वो कुछ काम नहीं करेगी कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, कैसे बचे हुए पैसे को रखा जाएगा सेफ। और चौथा है CAG की ऑडिट करना, जो वो बताएगी कि किस विंग ने, तीनों विंग ने, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, कैसे पैसा खर्च किया है। तो इसी के साथ ही मैं अपने संबोधन को आप सबको नमस्ते करते हुए अपना विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सभी के